वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम बेसिस के ऊपर नेक्स्ट थ्योरम बेस्ड करने जा रहे हैं, जो और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज की जो फर्स्ट थ्योरम लेके चल रहे हैं, है क्या स्टेटमेंट हमारे पास, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस V, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मीन्स उसकी डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है। डायमेंशन फाइनाइट का मतलब उसकी जो बेसिस आएगी V की वो फाइनाइट होगी। इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन हम प्रूव करेंगे W की जो डायमेंशन होगी वो भी फाइनाइट होगी। देन W इज फाइनाइट डायमेंशनल, W खुद फाइनाइट डायमेंशनल होगा। एंड सेकेंड थिंग प्रूव करेंगे, एंड डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, कि जो बेसिस के एलिमेंट्स होंगे W में, पहले तो फाइनाइट तो होंगे ही, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस में, W के बेसिस में, वो लेस देन इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ V। एंड सेकेंडली ये भी हो सकता है कि बराबर भी, इक्वालिटी का साइन भी डाला है। एंड डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W इज इक्वल टू V। W और V जब खुद बराबर हो जाएंगे तभी हमारे पास डायमेंशन W की V के बराबर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये हमने निकालना है। प्रूफ है हमारे पास, इट मीन्स अगर कोई प्रॉपर सबस्पेस है तो उसकी डायमेंशन स्ट्रिक्टली लेस होगी डायमेंशन ऑफ V से, कोई प्रॉपर सबस्पेस हो तो पहला हमने मान लिया W V जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है। लेट V की डायमेंशन हम मान के चल रहे हैं, लेट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। दैट मीन्स V हैज maximal linear independent set of n vectors, and any set of n plus 1 vectors। ये हमने थ्योरम की थी कि अगर बेसिस में n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस था, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, तो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर जो हो सकते थे एट द मोस्ट n हो सकते थे। V हैज ऑलवेज मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, ऑलवेज मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स, एंड एनी सेट ऑफ n प्लस 1 वेक्टर्स इन V आर लीनियरली, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये हमारे पास मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन थी जो बेसिस बनती थी। अब नाउ इसी के अंदर से ही अगर हम मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट W का उठाएं, नाउ जो W के एलिमेंट्स है वो V में तो होंगे ही होंगे। नाउ W कैन हैव मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एट मोस्ट n वेक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा n वेक्टर्स को होगा, क्योंकि जो W के अंदर एलिमेंट्स जा रहे हैं वो V के अंदर तो जाएंगे जाएंगे, W सबस्पेस है। सपोज S हमने एक सेट लिया W1 W2 Wm तक का, इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन W। देन S जो होगा V के अंदर भी होगा, S इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V। अब V का मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं, और ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, देयरफॉर m शुड बी लेस देन इक्वल टू n। m is less than equal to n, therefore the maximal linearly independent set in W can have at the most n vectors। ये हमारे पास हो गया। इट मीन्स, और मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ W जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो हमारे पास m वेक्टर्स का है, क्योंकि इट मीन्स ये हम मान के चले, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ यहाँ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगर m वेक्टर का है, यही बेसिस बनता है W उसकी, तो इसका मतलब W की जो डायमेंशन होगी हम वो m लेके चल रहे हैं। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, वेयर V का जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो n वेक्टर्स का है, क्योंकि डायमेंशन हमने क्या मानी है, n मानी है, और
W के अंदर जो इंडिपेंडेंट सेट वेक्टर होंगे वो n से कम ही होंगे, n से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये तो हो गया। देयरफॉर W जो हो गया वो फाइनाइट डिमेंशनल भी हो गया। W इज फाइनाइट डिमेंशनल, W की डिमेंशन जो होगी वो फाइनाइट होगी। एंड हमने निकाला कि डिमेंशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V। नेक्स्ट इसी नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नाउ सपोज next we prove that कि डायमेंशन W की डायमेंशन V के इक्वल कब होगी, इफ एंड ओनली इफ W इज इक्वल टू V। एक पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, इफ W इज इक्वल टू V, तो अगर ये दोनों सबस्पेस ही वेक्टर स्पेस की इक्वल है तो ऑब्वियसली डायमेंशन हमारे पास W की V के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि W ही V के बराबर है। इसी का ही अगर हम कन्वर्स पार्ट करने जा रहे हैं, सपोज नाउ कन्वर्स पार्ट, सपोज नाउ डायमेंशन बराबर हो V की W के साथ, और W सबस्पेस है V का। यहाँ ये ध्यान रखना, दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बराबर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों वेक्टर स्पेस बराबर है। W सबस्पेस है V का और W की डायमेंशन V के बराबर है, तब हम कहेंगे W V के बराबर होगा। दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस है, ये V1 वेक्टर स्पेस है, V2 वेक्टर स्पेस है, इनकी डायमेंशन बराबर हो सकते हैं बिना बराबर हुए। तो सब स्पेस है इसलिए हम कह रहे हैं कि W सब स्पेस है V का और डायमेंशन दोनों की बराबर है, तो प्रूव करेंगे हम W इज इक्वल टू V। नाउ W इज सब स्पेस ऑफ V और हमने निकाला W सब स्पेस है V का, डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। W सबस्पेस है V का और डायमेंशन W की V से कम है, देयरफॉर W इज लेस देन, डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। बट हमें क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। आल्सो गिवन डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, दैट मीन्स इक्वालिटी वाला केस हो रहा है। इक्वालिटी वाला केस हो रहा है अब हमारे पास, तो इसका मतलब V जो होगा अब कि इंडिपेंडेंट जो सेट आएगा डायमेंशन दोनों की बराबर है, देयरफॉर अगर हम लेके चले इफ S इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, डायमेंशन दोनों का नाम ही रख ले, n के बराबर है। इफ X इज मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स इन W, दोनों का मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट n वेक्टर्स का ही होगा क्योंकि डायमेंशन बराबर है। तो दैट मीन्स S जो होगा वो बेसिस बनेगा, S इज बेसिस ऑफ W, S बेसिस बनेगा W की। आल्सो हमारे पास S मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, S विल बी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स इन V। अगर W के अंदर एलिमेंट्स जा रहे हैं तो V के अंदर भी जाएंगे, दैट मीन्स S वुड बी बेसिस ऑफ, S इज बेसिस ऑफ V, S V की भी बेसिस बनेगा। इट मीन्स जो S की बेसिस बन रहा है वही किसकी बेसिस बन रहा है, W की, और W की बेसिस बनेगा तो वही हमारे पास V की बेसिस बनेगी। दोनों की बेसिस सेम हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ से तो हम लिखने जा रहे हैं LS जो होगा वो W के बराबर है, और यहाँ से जो लिखने जा रहे हैं दिस मीन्स LS जो होगा वो V के बराबर है, और LS की वैल्यू ही इसका मतलब W भी है और LS की वैल्यू V भी है। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, W और V दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने निकालना था W और V बराबर है अगर डायमेंशन बराबर है तो दो सब स्पेस है, सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से पहले तो कम होगी या फिर बराबर होगी। अगर बराबर है तो सब स्पेस खुद ही किसके बराबर निकल के आ जाएगा, वेक्टर स्पेस के बराबर निकल के आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं, किसके ऊपर बेस्ड होंगे, एक तो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के ऊपर बेस्ड होंगे। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑलवेज ए बेसिस, ये बेसिस बनता है। इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, टू फॉर्म मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो उसको मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तक एक्सटेंड कर सकते हो। इट मीन्स अगर हमें डायमेंशन पता है, अगर मान लो डायमेंशन आ रही है 4 और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो गिवन है उसके अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट एक्सटेंड कर देंगे। 4 एलिमेंट मैक्सिमल हो सकते हैं उसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट तक हम एक्सटेंड कर देंगे, तो एक्सटेंड करने के बाद वो बेसिस बन जाएगी।
तो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होंगे एक्सटेंशन थ्योरम के ऊपर, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है, उसको एक्सटेंड करना है टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन होंगे कि मिनिमल जनरेटिंग सेट जो होगा वो हमारे पास बेसिस बनेगा। तो इसमें करने के लिए हमारे पास क्या दे रखा होगा, जनरेटिंग सेट दे रखा होगा। अगर ये खुद ही मिनिमल है तो यही बेसिस बन जाएगा, नहीं तो अगर मिनिमल का मतलब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है तो यही मिनिमल बनेगा। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो एक वेक्टर होगा जो बाकी सभी वेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमने पहले तो चेक करना है कि कोई भी जनरेटिंग सेट गिवन होगा। अगर जनरेटिंग सेट गिवन है और हमने इसमें से बेसिस निकालनी है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालेंगे। इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं, कि अगर ये खुद ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जनरेटिंग भी है, तो बेसिस बन गया। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई वेक्टर होगा जो बाकी सबका कॉम्बिनेशन होगा, वो वेक्टर रिमूव कर सकते हो जनरेटिंग सेट से। तो हमारे पास करने का तरीका, हम स्टार्ट करेंगे जनरेटिंग सेट में सपोज वेक्टर दे रखे हैं v1 v2 v3, तो हम स्टार्ट करेंगे सिंगल वेक्टर से। सिंगल वेक्टर है ये, तो नॉन जीरो वेक्टर अगर दे रखे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो सिंगलटन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट हमें तो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट तक लेके जाएंगे ताकि वो बेसिस बन जाए। इसके साथ फिर एक वेक्टर और कंबाइन करेंगे, v1 v2 चेक करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है फिर चेक करेंगे हमारे पास v1 v2 v3 के, अगर यही डिपेंडेंट हो जाता है, v1 v2 ही डिपेंडेंट हो जाता है, तो चेक करेंगे v1 v3 के साथ, v1 v3। तो हमारा जो प्रोसीजर रहेगा, अगर हमें जनरेटिंग सेट गिवन है और उसी में से ही बेसिस निकाल के दिखानी है। सपोज हमारे पास v1 v2 v3 है, हम स्टार्ट करेंगे बेसिस फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो वर्किंग रूल रहेगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम v1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन वी चेक, हम चेक करेंगे v1 v2, दो वेक्टर्स v1 v2 ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो चेक करेंगे v1 v2 v3, तीनों के तीनों वेक्टर। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस बन गया। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम चेक करेंगे किसको, v1 v3 को चेक करेंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है फिर से हम चेक करेंगे v2, तो हमारे पास डिपेंडेंट आ रहा था, v2 की वजह से v2 डिपेंड कर रहा है v1 के ऊपर, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है यही बेसिस बन गया। अगर ये भी डिपेंडेंट आ रहा है, कि इसका मतलब v2 और v3 दोनों ही डिपेंडेंट है, सिर्फ v1 ही इंडिपेंडेंट है, तो v1 ही मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, v1 इज बेसिस। तो इसी तरह से सपोज हमारे पास 4 वेक्टर्स का सेट है, 4 वेक्टर्स का सेट है, जनरेटिंग सेट दे रखे, 4 वेक्टर्स का सेट जनरेटिंग सेट, और हमने इसी में से वेक्टर्स निकाल के दिखाने हैं जो बेसिस बनेगी। इट मींस इसी में से मिनिमल जनरेटिंग सेट निकाल के दिखाना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम v1, देन वी कंसीडर v1 v2, दो वेक्टर्स का सेट बनाओगे और चेक करोगे अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो v1 v2 v3 चेक करोगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर से चेक करोगे v1 v2 v3 v4, हम वी वुड फॉर्म मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही बेसिस हो गया। अगर ये यहाँ पर आके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है दो वेक्टर्स को, बट 3 वाला डिपेंडेंट आ चुके हैं, 3 वाला, तो वी वुड चेक 3 वाला फिर से v1 v2 v4। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, v3 वाला तो डिपेंडेंट हो चुका था, तो ये बेसिस हो जाएगा। अगर ये डिपेंडेंट हुआ तो v1 v2 v3 इज, अगर डिपेंडेंट हुआ v1 v2 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और v1 v2 v3 डिपेंडेंट हो गया तो हमारे पास, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो v1 v2 v4 चेक करेंगे हम, v3 तो डिपेंड कर रहा है, v1 v2 v4 बेसिस। इसी तरह से अगर v1 v2 ही डिपेंडेंट हो जाए, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, तो हम चेक करेंगे फिर से कोई 2 वेक्टर और, v2 तो डिपेंड कर रहा है, इट मींस v1 v3 को चेक करेंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर चेक करेंगे v1 v3 v4, तो यही मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, अगर है तो यही बेसिस हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही बेसिस। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर बेसिस क्या बनेगी, 2 वेक्टर सीट्स का मींस मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस बन जाएगी। अगर ये डिपेंडेंट आ गया कि v2 भी डिपेंड कर रहा था v1 के ऊपर, v3 भी डिपेंड कर रहा था, फिर चेक करेंगे हम v1 v4 को,
तो V1 V4 ही मैक्सिमल होगा, इसके अलावा मैक्सिमल नहीं हो सकता, क्योंकि V2 और V3 V1 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया तो यही बेसिस, अदरवाइज फिर ये भी डिपेंड कर रहा है, V4 भी V1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सिंगलटन V1 बन जाएगा जो बेसिस है। तो इसको करने के लिए अभी ऐसे लग रहा है कि हमारे पास काफी चीजें हो जाएंगी, बट अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कि जनरेटिंग सेट दे रखा है, जनरेटिंग सेट दे रखा है V1 V2 V3 V4, तो हमने V1 को फर्स्ट रो में लिखना है मैट्रिक्स को, V2 को सेकंड रो में, V3 को थर्ड रो में और V4 को फोर्थ रो में। तो हमने रोज वेक्टर बना लेने हैं, रो वेक्टर्स जनरेटिंग, जो भी वेक्टर्स हमारे पास जनरेटिंग सेट में दे रखे थे उसके रो वेक्टर्स बना लेने हैं। रो वेक्टर्स बनाने के बाद इसको रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। मैट्रिक्स मेथड हम कर मैट्रिक्स मेथड कि जिसमें हमारे पास की चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी, हमें इतना सारा चेक नहीं करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट आ रहे हैं डिपेंडेंट आ रहे हैं। तो हमारे पास वेक्टर्स दे रखे हैं, उनको हमने रो वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। सपोज V1 दे रखा है, जैसे 1 0 2 3 4, R4 का अगर हम वेक्टर स्पेस लें, R4 का, तो 4 वेक्टर दे रखे हैं। तो फर्स्ट रो में आ जाएगा 1 0 2 3, इस तरह से फर्स्ट रो को फर्स्ट वेक्टर में, सेकंड रो को सेकंड वेक्टर में। तो इसको रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। नॉन जीरो रोज जो आएंगी, नॉन जीरो रोज वुड बी बेसिस ऑफ, वुड बी बेसिस, वो बेसिस बनेगी हमारे पास सब स्पेस स्पैन्ड बाय V1 V2 V3, स्पैन्ड बाय V1 V2 V3 V4। तो जो सब स्पेस इन 4 वेक्टर से स्पैंड हो रहा होगा उसकी बेसिस बन जाएगी। W अगर सपोज स्पैन हो रहा है V1 V2 V3 V4 से, तो W की बेसिस निकालने का तरीका कि V1 को, V2 को, V3 V4 को अगर हम रो वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें और उसमें रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करें। रो एशेलन फॉर्म हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं किस तरह से रिड्यूस करनी है। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मीन्स लीडिंग एलिमेंट इन ईच रो शुड बी 1। द नंबर ऑफ जीरोज प्रिसीडिंग द लीडिंग एलिमेंट इंक्रीजेज रो बाय रो। नॉन जीरो रोज जो होंगी वो जीरो रो से पहले आएंगी। तो ये जो हमारी रो एशेलन फॉर्म की डेफिनेशन थी उसमें रिड्यूस करना है बाय अप्लाइंग रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस रिड्यूस करने के बाद, लेकिन यहाँ पर जब हम सपोज हमारे पास ये वेक्टर्स थे 1 2 3 4, दूसरा वेक्टर था ये V1 है, सपोज V2 है हमारे पास 4 5 6 7, इसी तरह से मान लो V3 तीसरा वेक्टर है 8 9 10 11, जो भी वेक्टर्स हैं इसको जब रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, दिस इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 0 1 2 3 0 0 1 4, इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स आ गई, दिस इज रो एशेलन फॉर्म। तो यहाँ से जो बेसिस बनेगी, फर्स्ट वेक्टर आया 1 2 3 4, नया वेक्टर आया 1 2 3 4, दूसरा वेक्टर आया 0 1 2 3, तीसरा वेक्टर आया 0 0 1 4, ये बेसिस बनेगी। तो इसमें जो बेसिस निकल के आई है दैट इज नॉट द सबस्पेस ऑफ द ओरिजिनल जनरेटिंग सेट। जो ओरिजिनल जनरेटिंग सेट था उसका सबस्पेस नहीं है, कोई और वेक्टर्स आ रहे हैं जो हमारे पास जनरेट भी कर रहे हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि नॉन जीरो रोज जो होंगी वो यहाँ पर जो है नॉन जीरो रोज वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी रो एशेलन फॉर्म में। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। और जनरेटिंग सेट में 3 एलिमेंट थे हमारे पास, तो 3 एलिमेंट जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा भी देते हैं, कोई ऑपरेशन भी लगा दें, तो नए वेक्टर्स जो बनने वाले हैं वो भी जनरेटिंग सेट बनने वाले हैं। तो जब भी हम वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन लगा दें, वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, इट मीन स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किसी 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो वो जो नए वेक्टर्स बनने वाले हैं तो ये भी जनरेटिंग सेट बनेंगे। अब 1 2 3 4 0 1 2 3 0 0 1 4 ये भी जनरेटिंग सेट है, और साथ में रो एशेलन फॉर्म के वेक्टर्स हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि इनका चेक कर सकते हो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो एशेलन फॉर्म में। फायदा यही है हमारे पास, इसकी रैंक आ जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और तीनों रोज जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इट मीन्स जनरेटिंग सेट भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये बेसिस बन जाएगी। तो बेसिस बनने के लिए हमारे पास है क्या कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, जनरेटिंग भी होना चाहिए। तो हमारे पास 2 मेथड आ गए। अगर जनरेटिंग सेट दे रखा हो, अगर जनरेटिंग सेट दे रखा हो उससे बेसिस निकालना, जनरेटिंग सेट से बेसिस निकालना। एक ऐसी बेसिस विच इज सबसेट ऑफ जनरेटिंग सेट, दिस इज सबसेट ऑफ जनरेटिंग सेट, कि जनरेटिंग सेट एक ऐसी बेसिस जो ओरिजिनल जनरेटिंग सेट का सबसेट हो। तो हमें वैसे ही करना है, हम सिंगलटन से शुरू करेंगे V1 से, फिर 2 के पेयर बनाएंगे, V1 V2 के, ये इंडिपेंडेंट है तो फिर 3 का पेयर बना देंगे, V1 V2 V3 का, फिर आगे इसी तरह से हम चलते जाएंगे। अगर बेसिस ऐसी निकालनी है विच इज नॉट सबसेट ऑफ जनरेटिंग सेट, नॉट सबसेट ऑफ जनरेटिंग सेट, तो हम रो एशेलन फॉर्म का मेथड करेंगे।
नॉट सबसेट ऑफ जनरेटिंग सेट, तो रो एशेलन फॉर्म का मेथड। तो दो मेथड है जब हम जनरेटिंग सेट से बेसिस निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन हो, इसको एक्सटेंड करना हो हमने बेसिस बनाने के लिए, एक्सटेंड दिस सेट टू फॉर्म ए बेसिस, इसको बेसिस बनाना है हमने, इसको एक्सटेंड करना है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट हम इसमें ऐड कर देंगे, कुछ स्टैंडर्ड बेसिस के। फॉर एग्जांपल हमारे पास R3 का केस लिया हमने, R3 का केस, R3 में और एक सेट दे रखे हैं हमारे पास जिसमें सिंपल ये दो वेक्टर दे रखे हैं 1 2 3 0 1 4, ये दो वेक्टर दे रखे हैं और चेक कर सकते हो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एक्सटेंड दिस सेट टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3। अब जो इसमें हमें पता है कि R3 के बेसिस में 3 एलिमेंट होते हैं, डायमेंशन इसकी 3 है, तो इस दो इंडिपेंडेंट ऑलरेडी गिवन है, तो एक्सटेंड कितने वेक्टर्स के साथ करोगे, एक वेक्टर और डालना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तक पहुंच जाए। इसकी R3 की डायमेंशन 3 है, इसका मतलब मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट 3 का ही हो सकता है, दो ऑलरेडी गिवन है, तो तीसरा जो एक्सटेंशन के लिए उठाओगे वो हम स्टैंडर्ड बेसिस में से उठाएंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये हमारे पास यहां से उठाएंगे हम 3 जो स्टैंडर्ड वेक्टर हैं। तो इसको करने के लिए हम ध्यान रखेंगे हमें ये वेक्टर E1 इंक्लूड करना चाहिए, E2 इंक्लूड करना चाहिए, E3 इंक्लूड करना चाहिए, वो आपकी चॉइस होगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, E1 से करनी है, E2 से करनी है, E3 से करनी है, लेकिन वो एडिशन करने पर, एक्सटेंड करने पर, एक्सटेंड करने पर वो इंडिपेंडेंट आ ही जाएगा। तो पहला वेक्टर 1 2 3 गिवन है, दूसरा वेक्टर 0 1 4, अगर मैं तीसरा 0 0 1 ले लूं तो ये इंडिपेंडेंट है, यू कैन इजिली चेक दिस इज इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको फिर से रो वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, फर्स्ट वेक्टर इज 1 2 3, दिस इज 0 1 4, दिस इज 0 0 1, तो ये ओरिजिनली हमने बनाया ऐसा कि रो एशेलन फॉर्म ही बन गई, दिस इज रो एशेलन फॉर्म। तो हमें तीसरा वेक्टर ऐसा कंबाइन कर लेना चाहिए ताकि वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बने और साथ में हमारे लिए रो एशेलन फॉर्म से दिख जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो दिस इज द हमारे पास वे टू चेक द एक्सटेंड द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट टू फॉर्म ए बेसिस। हो सकता था यहाँ पर अगर 0 1 4 की जगह 0 5 4 भी हो तब भी हम 0 0 1 वाला ही कंबाइन करते, इसको 1 बना सकते हो तुम इजिली। सो दिस इज रो एशेलन फॉर्म फिर से बन जाएगी, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास अब हमारे पास दो मेन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो जनरेटिंग सेट से हमने बेसिस निकालना और दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके हमने बेसिस निकालना। जनरेटिंग विद द सबसेट ऑफ द जनरेटिंग सेट एंड बेसिस इज नॉट द सबसेट ऑफ द जनरेटिंग सेट। बेसिस जब सबसेट है जनरेटिंग सेट का तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा V1 से, लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट से, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट तक, फिर एक्सटेंड करेंगे अगर 2 से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट है तो 3 इंडिपेंडेंट तक, तो हम बेसिस तक उसको लेके जाएंगे। तो कुछ लेक्चर में करेंगे, तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं।